गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति लगातार मेहनत कर रहे होंगे। इसी के अगले क्रम में हम आज पढ़ेंगे अंतिम मराठा पेशवा। दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे कंसेप्ट आपको सीखना है और इन सारे कंसेप्ट को सीखने के बाद ही आपको जो है आगे का बहुत मजा आने वाला है। और मुझे ये पता है, जो मैं महसूस किया हूँ अपनी जिंदगी में, इसलिए मैं उस क्रोनोलॉजी में आपको बता रहा हूँ ताकि आगे का जो चीज होगा, तथ्य होगा, चाहे वो कंसेप्ट हो या तथ्य हो, दोनों ही आपके लिए बहुत आसान होगा। लेकिन मैं यहाँ पे प्रारंभ करने से पहले बोलना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर होगा थोड़ा ही समय के लिए लेकिन कई सारे कनेक्शन ये आपको आगे देंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। आइए, बाजीराव द्वितीय। तो बाजीराव द्वितीय, सबसे पहले ये जाने कि बाजीराव द्वितीय है कौन? राघोबा का ये पुत्र है। कौन है? राघोबा का ये पुत्र है। वही राघोबा जो कि कालांतर में कई षड्यंत्र रच रहे थे पेशवा बनने के लिए। आखिरकार राघोबा ज्यादा दिन तक या नाम मात्र का ही पेशवा बन पाया, लेकिन उसका पुत्र जरूर पेशवा बना। और ये जब पेशवा बना तो पूरा मराठा साम्राज्य को ही ले डूबा। देखेंगे बाजीराव द्वितीय, इसका शासनकाल आप देखिए। तरुण पेशवा माधवराव द्वितीय जब आत्महत्या किया था 1795 ईस्वी में, ये डेट याद होगा आप लोग को, ठीक है। और ये यहां से पेशवा के पद को प्राप्त किया और उस समय तक पेशवा रहा 1818 ईस्वी तक, जब तक मराठा पूरा डूब नहीं गया। यानी मराठा का पेशवा पद ही समाप्त हो गया उस समय तक ये रहा। तो आप ये समझ लीजिए कि ये 23 इयर्स का पेशवा काल में पूरे मराठा साम्राज्य को क्या क्या डुबा दिया। चलिए आगे देखेंगे क्या हुआ। जब ये पेशवा बना तो ये एक योग्य व्यक्ति भी नहीं था और एक प्रकार से यूं कहें इसके पास जो है कुशल नेतृत्व की क्षमता भी नहीं था और ये कुशल संगठनकर्ता भी नहीं था और निर्बल भी था। तो वैसे में आप देख लीजिए कि ये पद को भले प्राप्त करता है, लेकिन ये रहता है कठपुतली अन्य सरदारों का। वहां पे कौन सरदार था? आप देख लीजिए, दो महत्वपूर्ण सरदार था, दौलत राव सिंधिया एंड जसवंत राव होलकर। ये दोनों प्रमुख सरदार उस समय थे जो कि मराठा पेशवा पर अपना नियंत्रण बना के रखा हुआ था। और यही वजह है, अगर इसकी सत्ता को, प्रारंभिक सत्ता को अगर ये कहें कि सरदारों का कठपुतली था तो कोई गलत नहीं होगा कि यही प्रारंभ में सरदार का कठपुतली होता है और बाद में यही सत्ता अंग्रेजों का कठपुतली हो जाएगा। हम अभी देखेंगे। तो कितने लोगों को समझ में आया सरदारों का कठपुतली क्यों था? स्वाभाविक बात है, जब इसके पास खुद का सत्ता में शक्ति नहीं था तो इसके सरदार दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर ही चलाता था, तो उस समय उसका कठपुतली था। आगे कैसे बना अंग्रेजों का कठपुतली, कैसे आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध का जन्म दिया, कैसे तृतीय युद्ध लड़ा, वो सारे हम देखेंगे। आइए, जब ये पेशवा बना तो ये भी एक प्रकार का चाटुकार पेशवा था और ये आपस में ही गृह युद्ध करा करके अपनी जो है इच्छा पूरी करने में लगा रहा। और यही ये करता भी था कि आपस में सरदारों को लड़ाने का ही इसका काम था। तब इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, यही सिंधिया है, देखो, ये दौलत राव सिंधिया को अपने पक्ष में मिलाया और यही जसवंत राव होलकर को उन्होंने नीचा दिखाने का एक षड्यंत्र रचा अपने स्वभाव के अनुसार। जसवंत राव होलकर को नीचा दिखाना है, किसके साथ? दौलत राव सिंधिया के साथ मिलकर। और उसको मौका मिला, जसवंत पेशवा और सिंधिया दोनों मिल गया। अभी समझा दिए। बिठू जी जो कि जसवंत राव होलकर का अपना भाई था, उसकी निर्मम हत्या कर दिया। कौन? दौलत राव सिंधिया और बाजीराव द्वितीय मिलकर। अब बताइए, किसी की भाई की अगर निर्मम हत्या करेगा और वो मराठा सरदार जो शक्तिशाली है, क्या वो रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। और जसवंत होलकर भी नहीं रुका। उसको पता था कि ये दोनों की मिली हुई शक्ति बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसके बावजूद भी कहते हैं ना कि सत्य की हमेशा विजय होता है। और पूरी शक्ति के साथ जसवंत राव होलकर इन दोनों पर आक्रमण कर दिया। किस पे? पेशवा पर और सिंधिया पर। और दोनों को मिला जुला करके दोनों की मिली हुई शक्ति को इन्होंने हरा दिया। अब स्वाभाविक बात है कि इसमें हारने वाला भी कौन था? बाजीराव द्वितीय था। बाजीराव द्वितीय भी हारा और सिंधिया तो हारा ही। बाजीराव द्वितीय कौन था? पेशवा था उस समय।
और जब पेशवा हार गया और जसवंतराव होलकर जीत गया तो क्या पेशवा के पद उसके हाथ में रहने देता? नहीं रहने देता। यहाँ पे बहुत बड़ा कंसेप्ट आपके सामने में आएगा, मजा आएगा, सुनिएगा। तो इसके पेशवा पद, इनको पेशवा पद से हटाया और क्या किया? एक बालक है दरबार में, उसकी कहानी भी बताएंगे, जिसका नाम है विनायक राव। अभी सिर्फ ये मत समझिए कि विनायक राव को पेशवा बनाया। किसको बनाया? विनायक राव को पेशवा बनाया। आखिर आप लोग को मन में प्रश्न आया होगा कि आखिर विनायक राव को ही क्यों नहीं वो खुद पेशवा बन गया? वो खुद भी पेशवा बन सकता था, लेकिन वो पेशवा नहीं बना, विनायक राव को पेशवा बनाया। आखिर ऐसा क्यों? अब देखेंगे, उसको समझेंगे। तो विनायक राव के जो पिता थे वो थे अमृत राव, उसका नाम था अमृत राव। अमृत राव जो है, अमृत राव को राघोबा अपना दत्तक पुत्र माना था। ध्यान से सुनिएगा, अमृत राव राघोबा का दत्तक पुत्र था। राघोबा समझते होंगे, बाजीराव का पिता, उसका दत्तक पुत्र अमृत राव था। ठीक है। अब अमृत राव का पुत्र था विनायक राव। फिर विनायक राव को क्यों पेशवा बनाया? यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट है। यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट ये है कि इस विनायक राव को भी कोई गोद लिया था, और गोद लेने वाला वह कोई दूसरा नहीं, माधव द्वितीय की विधवा थी। अब समझ में आया होगा आपको। 1795 ईस्वी में माधव द्वितीय की जब मृत्यु हुआ तो उसकी विधवा ने विनायक राव को गोद लिया। अब स्वभाव, अब देखिए जरा इसको, टेक्निकलिटी को समझिए, यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली। क्या हुआ कि जब माधव राव सेकेंड की विधवा ने गोद लिया, तब जो गोद लिया हुआ बच्चा वंश परंपरागत के अनुसार से अगला उत्तराधिकार होता, तो उत्तराधिकारी का तो यही अधिकारी था, विनायक राव था। लेकिन षड्यंत्र के वजह से या परिस्थितियों के वजह से कौन बना? बाजीराव द्वितीय बना। अब देखिए, इसको लीगलाइज करने के लिए जसवंतराव होलकर बहुत ही एक प्रकार से ये कहें कि कूटनीति में मास्टर था। उन्होंने हराया भी और ठंडे दिमाग से सोचा। वो खुद पेशवा का पद धारण नहीं किया, विनायक राव को पेशवा बनाया, ताकि कि पेशवा पद लीगलाइज हो जाए, मतलब वैध हो जाए, कानूनी हो जाए। कानूनी होना भी चाहिए, क्योंकि माधवराव द्वितीय के बाद अगर किसी का अधिकार होगा तो उसके पुत्र का होगा, चाहे वो पुत्र दो प्रकार का, या तो वंशानुगत पुत्र होगा, जेनेटिक सन होगा, और अन्यथा एडॉप्टिव होगा। तो ये तो एडॉप्टिव सन था, इसको अधिकार बनता था, इसलिए विनायक राव को पेशवा बनाया। कंसेप्ट क्लियर? मुझे पूरा विश्वास है आप लोग को मजा आ रहा होगा। ये दोनों की भी कहानी आप समझ गए। अमृत राव, राघोबा ने दत्तक लिया, विनायक राव को दत्तक कौन माना? माधव राव की विधवा। अब बना दिया विनायक राव को। अब आप छोड़िए, अब समझिए बहुत आसानी से। तो क्या बाजीराव द्वितीय आराम से बैठने वाला था कि उसके दरबार का एक नौकर, मतलब उसके पिता का एक प्रकार से दत्तक पुत्र था, तो वो लोग आकर के राजगद्दी पर बैठे पेशवा बने तो रुकने वाला नहीं था। तब वो जो है, अब देखा कोई मराठा सरदार उसको सहायता नहीं कर पाएगा, तब वो अंग्रेजों के शरण में गया, और यहां से शुरू होता है आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध का बीजारोपण। तो वो आंग्ल कहां चला गया? अंग्रेजों के पास गया और एक संधि किया जिसका नाम है बसीन की संधि। कब किया? 1802 ईस्वी में किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई पीसीएस में पूछा जा चुका है, बसीन की संधि कब हुआ है, किनके बीच में हुआ है, क्योंकि यहीं से शुरू होता है अंग्रेजों का एक प्रकार से कह सकते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में एंट्री। तो अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि करता है, उसमें अंग्रेजों को मराठा क्षेत्र दे दिया जाता है लोभ में, और अंग्रेज इसको आश्वासन देता है कि मैं तुमको पेशवा बनाऊंगा। इतना सा आश्वासन लेकर के अंग्रेजों से यह संधि करता है, वो संधि का नाम है बसीन की संधि। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन पूछेगा बसीन की संधि कब हुआ, किसके साथ हुआ? तो 1802 ईस्वी में हुआ, और किसके साथ हुआ? बाजीराव सेकेंड और अंग्रेजों के बीच में हुआ। क्लियर है कंसेप्ट? अब उस संधि में अंग्रेज ने क्या माना कि बाजीराव द्वितीय को पेशवा बनाना है, तो स्वाभाविक बात है कि बाजीराव द्वितीय को पेशवा उस समय तक नहीं बनाया जा सकता है जब तक विनायक राव गद्दी पर है। ठीक है दोस्तों, अब विनायक राव को गद्दी से हटाना है, तो अंग्रेज ने क्या किया? इसके पिता अमृत राव से एक संधि किया। अंग्रेज अमृत राव हालांकि संधि करने के पक्ष में नहीं था, लेकिन अंग्रेजों ने उस पर दबाव डाल के इस प्रकार की परिस्थितियां को जन्म दिया कि अमृत राव को अंग्रेजों के साथ एक संधि पर साइन करना पड़ा, सिग्नेचर करना पड़ा, और उसमें यह तय किया गया कि अमृत राव को कुछ पेंशन दे दिया जाएगा और बुंदेलखंड का कुछ क्षेत्र दे दिया जाएगा, और वो पेशवा पद का दावा नहीं करेगा। तो दोस्तों देखिए कितना शानदार कंसेप्ट आप समझ रहे हैं। तो ये खुद
विनायक राव का जो पिता अमृत राव है वो खुद पेशवा पद का जो है दावा छोड़ दिया अंग्रेजों से संधि करके। तो स्वाभाविक बात है जब ये दावा छोड़ेगा तो फिर वो रीइंस्टॉल हो जाएगा। तो बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने रीइंस्टॉल कर दिया। ठीक है, इसके बीच में आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध हुआ है। आगे जब हम इसके 3 युद्ध को पढ़ेंगे तो बहुत मजा आने वाला है, आसानी से वो समझिएगा। तो अभी युद्ध नहीं पढ़ेंगे, इतना जानेंगे कि अब जो है 1802 ईस्वी में बेसिन के संधि के तहत जो है बाजीराव द्वितीय को पुनः जो है पेशवा बना दिया गया। लेकिन कालांतर में परिस्थितियां बदला और 1817 ईस्वी में जो प्रारंभ हुआ तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध यहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों। ठीक है, और 17-18 में अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध मिलेगा, वो हम पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों सॉरी। तो 1817 ईस्वी में जब एक युद्ध हुआ तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो उसमें पेशवा खुद अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, क्योंकि परिस्थितियां वैसा था, हम बताएंगे वो सारी परिस्थितियां क्या है। तो उस युद्ध में क्या क्या बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। स्वाभाविक था कि अंग्रेज के साथ ये टिक नहीं सकता, बाजीराव द्वितीय वो युद्ध को हार गया। हालांकि उस समय के जितने सरदार थे सभी युद्ध में हारे हैं, हम बताएंगे। तो बाजीराव द्वितीय 1817 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ जब लड़ा, सॉरी ये द्वितीय नहीं, यहाँ पे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा और क्या हुआ, हार गया। उसके बाद उसको क्या किया, निर्वासित कर दिया। किसको, बाजीराव द्वितीय को। कहा, कानपुर, अभी जो उत्तर प्रदेश में कानपुर है। ठीक है, वहीं पे एक जगह बिठूर है, बगल में बिठूर में उसको पेंशन देना प्रारंभ किया और पेंशन पर उसको क्या किया, पेंशन पर उसको निर्वासित कर दिया। और 1818 का एक संधि होता है जिसमें कि छत्रपति जो है अंग्रेजों से एक संधि करता है जिसमें पेशवा पद को ही समाप्त कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यूं कहें कि बाजीराव द्वितीय ने पूरी मराठा साम्राज्य को डुबा दिया और पेशवा पद को ही खत्म कर दिया 1818 ईस्वी में। इसका अगला चरण एक और पॉइंट याद रखेंगे। तो इसका एक दत्तक पुत्र था जिसका नाम था नाना साहेब। आप याद रखिए, नाना साहब पहले हम बताए हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि नाना साहब के नाम से कौन सा मराठा पेशवा जाना जाता था। ये नाना साहब द्वितीय है। ठीक है, यही नाना साहब द्वितीय जो है 1857 की क्रांति में भाग लिया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप देख लिए कि बाजीराव द्वितीय किस प्रकार से गद्दी पर बैठा और किस प्रकार से मराठा साम्राज्य को ले डूबा। दोस्तों, आज का इस वीडियो में कई सारे कंसेप्ट आपको समझने के लिए मिला होगा और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग खूब मजा लिए होंगे, इस वीडियो का अच्छे से समझे होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज भर के लिए इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।